तो प्रैक्टिकलिटी जनता देख रही है, 400 पार होगा ये सभी का मानना है। विपक्ष की नाव डूब रही है तो उन्हें क्रिटिसाइज करना पसंद है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, या फिर ऐसे नेतृत्व की कमी है कि मुद्दा वो निकाल नहीं पा रहे हैं। 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा, वो डेटा चेक करें। गेहूं, चावल, चीनी, तमाम वर्ग को जो जिस प्रकार से गरीबी रेखा में आता है उसको वो अनाज दिया जाता है। जुमला ये लोग देते हैं, जुमला अरविंद केजरीवाल देने का काम है, जुमला देने का काम राहुल गांधी का है। कौन छीन रहा है? आप ये बताइए, क्या एक मुसलमान वर्ग में सभी के सभी ओबीसी होते हैं? उनमें भी बड़े कास्ट के लोग हैं, पठान हैं जो अपने आप को सवर्ण मानते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, बनाना क्या है उसमें? हमारे तो क्लियर हमारा सोचना है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, हमें तो बस इसे आगे ले जाना है। और इस लोकसभा चुनाव में चल रही है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा, उधर विपक्ष कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री जो है सत्ता से साफ होने वाले हैं। क्या लग रहा है, 400 पार होगा या साफ हो जाएंगे? देखिए, अब ये तो आप जमीन पे पब्लिक से पूछेंगे जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है। जो युवा देश का चाहता था कि देश तरक्की करे, हमें यूएस और कनाडा, आप ब्रिटेन ना जाना पाए नौकरी के लिए, वो बताएंगे कि पहले 200 के लगभग स्टार्टअप्स थे, 2014 के बाद से 2 लाख ऑन एन एवरेज स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। देश में रोजगार हो रहा है, पलायन कम हो रहा है, और केवल के मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं, डेवलपमेंट का हब हर शहर बन रहा है। हर उस जगह पर आप कृषि के क्षेत्र में मान लीजिए, आप टॉय इंडस्ट्री देख लीजिए, आप फिल्म इंडस्ट्री यूपी में नोएडा में विकसित की जा रही है, आप काशी को देख लीजिए, आप अपने बिहार में इस समय जो नेशनल हाईवेज बने हैं, आपको पता होगा हम इस समय पटना में खड़े हैं और पटना से यूपी को कनेक्ट करने वाला एक भी हाईवे नहीं था, वो अब बनकर तैयार हुआ है। तो प्रैक्टिकलिटी जनता देख रही है, 400 पार होगा ये सभी का मानना है। विपक्ष की नाव डूब रही है तो उन्हें क्रिटिसाइज करना पसंद है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, या फिर ऐसे नेतृत्व की कमी है कि मुद्दा वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो विपक्ष से तो काफी लोग निराश हैं। तो अब उनकी क्या ही बोला जाए उनके बारे में। मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि हम 10 किलो अनाज देंगे, नौकरियां देंगे जो युवा चाहती भी हैं। तो ऐसे में मोदी जी का 400 पार कैसे होगा? 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा, वो डेटा चेक करें। गेहूं, चावल, चीनी, तमाम वर्ग को जो जिस प्रकार से गरीबी रेखा में आता है उसको वो अनाज दिया जाता है। दूसरी बात कि ये जब वो बोल रहे हैं 10 किलो दे रहे हैं या फ्रीबीज के बारे में जब वो बात कर रहे हैं, तो 70 साल से क्या कर रहे थे? मोदी जी के आने के बाद उनको आइडिया मिला क्या कि अच्छा मोदी कर सकते तो हम उसका डबल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जहां वो फ्रीबीज दे रहे हैं कर्नाटका में, वहां तो अब उनके सरकार डीके शिव कुमार सीधा लिख चुके कि हमारे पास फंड ही नहीं है कि हम आगे डेवलपमेंट वर्क्स करें। कर्नाटका की गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल बयान है। इसी तरह जब केंद्र सरकार में होते तो एके एंटनी का ऑफिशियल बयान था कि हमारे पास 3 महीने से ज्यादा लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है। तो इतनी शर्मनाक स्थिति में जब ये लोग सरकार को ले जाते हैं, फंड को यूटिलाइज करने का तरीका नहीं पता होता है, ऐसे लोग देश का क्या नेतृत्व देंगे? लेकिन कह रहे कि इस बार मोदी जी का जो जुमला है वो नहीं चलेगा, इस बार केंद्र में सरकार और राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। जुमला ये लोग देते हैं, जुमला अरविंद केजरीवाल देने का काम है, जुमला देने का काम राहुल गांधी का है, जो सनातन को 4 क्रिश्चियन पादरी खड़े हो जाते हैं तो उनको सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। जुमला देने वाले उनको नहीं कहेंगे, जो करते हैं वो करते हैं। अगर कहा गया 370 हटेगा, 377 हटा के दिखाया गया। कहा गया कि यहाँ पर एक कमर्शियल हब बनेगा भारत, तो बना के दिखाया गया। और आज की डेट में अमेरिका, कनाडा जैसे देश भी चाहते हैं, एलन मस्क जैसा उद्योगपति भी चाहता है कि भारत में उनकी ब्रांचेस खुलें। आज के डेट में जब ये कहा गया कि राम मंदिर बनेगा, तो राम मंदिर बनकर खड़ा है और देश के तमाम हिंदू जो भक्त हैं उनकी आशाएं पूरी हुई हैं। तो जुमलाबाज कौन है? ये तो 70 साल का इतिहास बता रहा है देश का, बाकी वर्तमान तो गौरवान्वित करने वाला है। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में, उनका आरक्षण छीनने की बात की जा रही है, संविधान खतरे में है। कौन छीन रहा है? आप ये बताइए, क्या एक मुसलमान वर्ग में सभी के सभी ओबीसी होते हैं? उनमें भी बड़े कास्ट के लोग हैं, पठान हैं जो अपने आप को सवर्ण मानते हैं। उन सभी वर्गों को कर्नाटका में ओबीसी के अंदर डाल दिया गया। अब अगर ओबीसी के अंदर उनको डाला गया है तो उनका रिजर्वेशन कौन छीना है? आप अगर एक बड़े तबके को ओबीसी के अंदर डाल देते हैं तो इसका मतलब कि ओबीसी का जो जेन्युइन जो आरक्षण लेने वाला वर्ग है उनका आप छीन रहे हैं। तो सभी मुसलमान बिरादरी को दिया जा रहा है आरक्षण, जो भी हिंदू समाज के गरीब लोग हैं, मुसलमानों में जो ओबीसी हैं, SC ST है, उनको दीजिए, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी को आप एक वर्ग में आरक्षण देते हैं तो आप तो हिंदू विरोधी हैं, आप SC ST के विरोधी हैं, आप जो पिछड़ी जाति हैं उनके आप विरोधी हैं। जो कर्नाटका में आपने किया वो तो देश पूरा देख रहा है और इनको जवाब भी वोटिंग के माध्यम से जनता देगी। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है इस बार अगर 400 पार कर भी लेती है एनडीए
तो इस बार कंफर्म करेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। करेगी जी ठीक है, अगर आ जाती है तो इस बार प्रधानमंत्री क्या करेंगे? देखिए, वो तो उनके भाषण से ही हुआ ना कि अब अभी तक तो जो ट्रेलर था जो भी था, अब पिक्चर तो अभी बाकी है। तो 2047 का लक्ष्य लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और भारत को जो विश्व गुरु के पथ पर ले जाना है, उसके लिए जरूरी है कि भारत, जैसे मकाले ने कहा था ब्रिटेन में अपनी पार्लियामेंट में, भारत में कोई भिक्षार्थी नहीं है, भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास बेसिक एमिनिटीज की कमी हो। तो उस पथ पर हम दोबारा बढ़ रहे हैं। हमारा 25% शेयर था विश्व की जीडीपी में, उस पर हम बढ़ रहे हैं। और ये 10 सालों में जो मोदी जी ने ट्रेलर दिया है, उससे देश को विश्वास भी है कि मोदी जी जो कह रहे हैं उनके लिए वो करना बड़ा आसान है। एक पत्थर नहीं गिरा 370 हटा। तो लोग बोलते थे कि दंगे फसाद होंगे, गृह युद्ध होगा, तो आप अभी तो देखते जाए क्या क्या होता है। अरे सबसे बड़ा, तो आपने कभी भविष्य में सोचा है कि आप नेता बनना चाहते हैं? नहीं, मैं समाज सेवा में हूँ। संगठन बाकी आगे जो बोलेगा मैं वो करूँगा, संगठन का व्यक्ति हूँ। तो अभी संगठन ने लगा रखा है, गौ सेवा करनी है, वृक्ष लगाने हैं, महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन को लेकर काम करना है, बॉर्डर्स पे सीमा जागरण मंच के माध्यम से मुझे बेसिक एमिनिटीज़ की चिंता करनी है। तो वो काम मैं लगा हुआ हूँ, संगठन जो बोलता है हम वही करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप वाराणसी से हैं तो कोई ये बोलते हैं कि बनारस में अब किसी भी मुस्लिमों को कुछ भी बोलने नहीं दिया जाता है, उन पर अब ज्यादती होती है, कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है क्या कि वहाँ पे फ्रीली होकर कुछ तो मुसलमान अपना ओपिनियन नहीं रख सकते? अभी 3 दिन पहले मोदी जी का रोड शो था और तमाम मुसलमान, मुस्लिम यूथ, महिलाएं, बहनें जो बुर्का पहनकर, टोपियां पहनकर आराम से अपने धर्म का प्रचार करते हुए अपने धार्मिक परिवेश में आकर मोदी जी के ऊपर फूल फेंक रहे थे, वो बता रहे हैं कि उनके ऊपर तो कोई ऐसा नहीं है। और इस समय जितनी गालियां पड़ रही हैं मोदी जी को, कोई कुछ भी बोलकर चला जा रहा है, किस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं कांग्रेस के नेता, तो मोदी जी किस धैर्यता पूर्वक उनको, अभी एक ममता बनर्जी का क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पुलिस केस करवा दिया, और वही क्लिप जब मोदी जी के ऊपर बनाया गया तो उन्होंने उसका बोला कि एंजॉय करिए, हंसिए। तो मोदी जी बहुत बड़े मानसिकता व्यक्ति हैं और जिसको रियलिटी जाननी हो ग्राउंड पर उतरे, ठीक है ना। इन लेफ्टिस्ट मीडिया जो ये वायर हैं, स्क्रॉल है, जो विदेशी फंडिंग चलते हैं, इन पर भरोसा ना करके न्यूज़ फॉर नेशन जैसे चैनलों पर भरोसा करेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। आपको एकदम साधु संत के गेटअप में देख रही हूँ मैं, एक धोती कुर्ता और एक झोला, जैसे प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोलते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। तो क्या आप भी मतलब प्रधानमंत्री के जैसा ही सोच रहे हैं? नहीं, मैं फकीर हूँ, मैं भी भिक्षार्थी हूँ, भिक्षा लेकर समाज का काम करता हूँ, लेकिन मैं साधु संत नहीं हूँ। और ये बस मेरा भारतीय परिधान है, साधु संत का वेश भी नहीं है ये। अच्छा, इसको लेकर आप अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में कि आप भी धोती कुर्ता पहने? हाँ, अवेयरनेस ही समझ लीजिए। और मुझे जो पसंद होता है मैं वो पहनता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं धोती कुर्ता ही पहनता हूँ, मैं जीन्स शर्ट भी पहनता हूँ, टी शर्ट पहनता हूँ। मेरे कबर्ड में जिस दिन जो प्रेस होकर रखा रहता है मैं उसमें चुन लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कि केवल भारतीय परिधान, मैं हर जगह के कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। और ये झोला तो बस क्या हैंडी होता है हमारे से, हम सब काफ़ी इसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और हमारा जो है एक तरह से बाइक चलाते समय, चलते समय, गाड़ियों में, हमें हर जगह ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। आरएसएस के विचारधारा पर आपकी क्या राय है? आरएसएस की कोई अपनी विचारधारा नहीं है। जो सनातन संस्कृति भारत की विचारधारा है वो आरएसएस की विचारधारा है। और जहाँ जैसे भारत चलता है उस तरह से असली भारतीयता को प्रमोट करना, और ना केवल विचारों में बल्कि अपने कृत्यों में, अपने कार्यों में भी भारतीयता को पालन करना, अपने नागरिकों का, ना केवल हमें राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करना, यही संघ सिखाता है और इसकी आदत हर एक व्यक्ति में डालता है। यही आरएसएस शाखाओं में होता है। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, बनाना क्या है उसमें। हमारे तो क्लियर हमारा सोचना है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, हमें तो बस इसे आगे ले जाना है। और हिंदू, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में अपने ऑर्डर में भी बोला कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हम धर्म और रिलीजन को ना एक साथ जोड़ देते हैं। धर्म अलग है, हिंदू, सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में बोला हिंदू रिलीजन नहीं, हिंदू लाइफस्टाइल है, जिसको ये लोग लेफ्टिस्ट वामपंथी लोग उनका डिसीजन बदलने बार बार रिव्यू पटिशन डालते हैं और सुप्रीम कोर्ट कभी स्वीकार नहीं करता। तो हिंदू तो लाइफस्टाइल है, हम तो सभी को हिंदू मानते हैं, जो भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और इधर ब्रह्मदेश से लेकर अफगानिस्तान तक जो लोग रहते हैं। कुछ दूषित चीज़ें हैं, उन प्रदूषण को कम करना है हमें, उसके लिए प्रयास जारी है। तो देखिए, हमारे साथ थे हिमांशु जी, जिन्होंने अपनी जर्नी बताई किस तरीके से ये जब 8 वर्ष के थे तभी से इन्होंने गौ सेवा शुरू कर दी। और ना सिर्फ गौ सेवा बल्कि जो अलग पशु हैं जैसे कि कुत्ते, उनको अगर
कोई भी परेशानी हो, कोई चिकित्सा की ज़रूरत हो तो ये अपने पास ले जाकर उन्हें उनकी पूरी चिकित्सा की व्यवस्था करते थे और ये पूरा भरोसा दिलाते थे कि वो जानवर जो है वो सुरक्षित है। खैर, हमने आपको इनसे तमाम जानकारी दिलाई। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।